1945 में पहली बार इसका परीक्षण हुआ, अमेरिका ने किया। और उस समय दूसरा महायुद्ध था। ये परमाणु बम ही था जिसने दूसरे महायुद्ध को खत्म किया। और ये परमाणु बम ही था जो दूसरे महायुद्ध में जो मित्र थे उस मित्र को आपस में शत्रु बना दिया। दूसरे महायुद्ध में मित्र राष्ट्र सोवियत संघ और अमेरिका एक साथ लड़े थे, दोनों अच्छे दोस्त थे। परंतु युद्ध के बाद सोवियत संघ को लगा कि परमाणु तकनीकी के बारे में अमेरिका ने ब्रिटेन और फ्रांस को बताया, उसे नहीं बताया। और यदि ये विस्फोट पहले कर देता तो सोवियत संघ का में इतना नुकसान नहीं होता जर्मनी के अटैक का जो किया था। तो ये उनको लगा, इस कारण से दोनों अलग हो गए। परिणाम स्वरूप अमेरिका ने भी देखा देखी सोवियत संघ ने भी परमाणु टेक्नोलॉजी बनाना शुरू किया और 49 में वो भी विस्फोट कर दिया। तो अचानक परमाणु की आने लग गया। तो दोनों देश अब पूरे दुनिया को दो ध्रुव में बांट दिया। सोवियत संघ और अमेरिका दो भागों में बट गए। इसके बाद जो परीक्षण करने वाले देश में ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, भारत, पाकिस्तान और अब नॉर्थ कोरिया, तो इतने सारे देशों ने परमाणु बम का परीक्षण किया है। और इसका फैलाव देख सकते हैं। 52 में ब्रिटेन ने, 60 में फ्रांस ने, 64 में चाइना ने, 74 में भारत ने और 78 में, 98 में आपका पाकिस्तान ने और अब जो है दक्षिण कोरिया ने इसका परीक्षण किया है। वास्तव में ये जो फैलाव है ये बहुत सीमित है। आप देखिए कि 5 एनपीटी के सदस्य देश, 7 में भारत, पाकिस्तान और कोरिया, तो 8 लोग इसके टेक्नोलॉजी के बारे में वाकिफ हैं, परीक्षण किए हैं। तो फैलाव बहुत कम है। इसके पीछे एनपीटी है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बोलते हैं। एनपीटी जब 68 में आया अस्तित्व में और 71 में लागू हुआ, तो इस एनपीटी में एक नियम था कि जो देश परमाणु बम का परीक्षण कर लिए हैं वह आगे और परीक्षण कर सकता है, परंतु जो देश परमाणु बम नहीं बनाए वो आगे नहीं बना सकता। जो देश परमाणु तकनीकी में महारत हासिल कर चुके हैं वो उन देशों को परमाणु बम नहीं देंगे जिनके पास महारत नहीं है, या जो देश परमाणु बम नहीं बनाए हैं वो परमाणु टेक्नोलॉजी न तो प्राप्त करेंगे नहीं बनाएंगे। ये उसका मुख्य नियम था। तो यही कारण है कि दुनिया में परमाणु बम बनाने का जो है फैलना जो है कम हो गया। परंतु इसका दुष्परिणाम क्या हो गया कि जो देश बना चुके थे वो तो अपना और भंडार को भरना शुरू कर दिया। वो अपना भंडार भर, तो उनका स्टॉक बढ़ता ही रहा। नेक्स्ट प्लीज। ये आप इसको देख सकते हैं सोवियत संघ और अमेरिका दोनों में कैसे परमाणु बम का भरा। 1945 में अमेरिका के पास कितने हजार न्यूक्लियर वेपन्स थे, वारहेड आप देख सकते हैं। एक समय 1965 के आसपास अमेरिका के पास 30,000 परमाणु बम थे, 30,000 परमाणु बम। और 1985 के आसपास अमेरिका सोवियत संघ के पास लगभग 40,000 परमाणु बम हो गए थे। इस परमाणु बम का विस्फोट करके पृथ्वी को 2.5 बार नष्ट किया जा सकता था। पूरे पृथ्वी को 2.5 बार नष्ट किया जा सकता था। इतना ज्यादा ग्रोथ हो गया था। सोवियत संघ के कोलैप्स होने के बाद बहुत तेजी के साथ इस पर काम हुआ और दोनों देश अमेरिका और सोवियत संघ समझदारी से काम किए और अपने वारहेड और परमाणु को नियंत्रित रूप से धीरे धीरे खत्म करना शुरू किए। अब इसको कम कर रहे हैं। ये आपके पास वर्ल्ड वाइड टेस्टिंग है, न्यूक्लियर टेस्टिंग कब कब कितना है। अब आप देखिए शुरू में बहुत कम परीक्षण हुआ है और बाद के पीरियड आप देखिए लगभग 60 के बाद से लेके 90 आते तक परीक्षण बहुत ज्यादा हुआ है। कौन कौन देशों ने कितना परीक्षण किया ये दिया है। और 90-91 आते के बाद क्या हो गया कि लोगों के बीच में ये बन लग गया कि परमाणु बम की परीक्षण अब नहीं करना है। ठीक है, तो जब परीक्षण नहीं करने का दौर आया तभी भारत ने धड़ाधड़ 5 परमाणु बम के परीक्षण किए, 4 परमाणु बम और 1 हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया। ये अचानक क्यों हुआ कि हमको परमाणु परीक्षण अब नहीं करना है? उसका कारण यह था कंप्यूटर का, कि जो चीज परीक्षण आप ग्राउंड में करते हो, समुद्र में या आकाश में करते हो, यही चीज आप कंप्यूटर में भी कर सकते हो। परंतु कंप्यूटर में कब करोगे
जब ओरिजिनल में एक परमाणु बम का विस्फोट करोगे और उसका जो आंकड़ा प्राप्त करोगे, उस आंकड़े को कंप्यूटर में डालोगे, तो डालने के बाद फिर कंप्यूटर में बैठ के जितना चाहो उतना परीक्षण कर सकते हो। तो भारत को वो आंकड़ा चाहिए था, और दुनिया कोई देश एक आंकड़े को अपने आंकड़े दूसरा देता नहीं है। तो उस आंकड़े को प्राप्त करने के लिए छोटा छोटा बमों का विस्फोट 1998 में किया भारत ने, और 98 में करने के बाद भारत ने बोल दिया कि हाँ, अब हमको भी आंकड़ा मिल गया, अब हम भी अब कोई परीक्षण नहीं करेंगे, हमको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उसी के बाद आप देखिए अचानक जो है परमाणु बम का परीक्षण कम हो गया। आंकड़े की जरूरत क्यों होता है कि एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे मुझे लाहौर शहर में बम गिराना है। अब लाहौर शहर इतना किलोमीटर लंबा चौड़ा फैला है, इतनी आबादी है, तो पूरे लाहौर शहर को डिस्ट्रॉय करने के लिए कितना वजन का बम चाहिए? लाहौर शहर के किस सेंटर में गिराऊं तो पूरा लाहौर शहर डिस्ट्रॉय होगा? तो ये आप पहले कंप्यूटर में डालना पड़ता है कि 1 किलो का परमाणु परीक्षण करता हूं तो इतना बड़ा डैमेज करता है, 10 किलो करता हूं तो इतना करता है, 1000 किलो कितना करता हूं, हाँ तो मेरे को 1200 किलो का परमाणु बम चाहिए। ठीक है, तो वो आंकड़ा जो चाहिए वो इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए परमाणु परीक्षण अचानक जो है कंप्यूटर एज आने के बाद कम होने लग गया और अब लगभग बंद हो गया। ये जो है अभी क्या स्थिति है दुनिया में परमाणु बम का, उसके बारे में मतलब दिया गया है। यूएसए 13 में आप देख सकते हैं ग्रोथ अब इसका डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है। अब अमेरिका अपने परमाणु हथियारों को बढ़ा नहीं रहा है बल्कि घटा रहा है। रसिया को देखिए, रसिया भी अपना परमाणु बम को घटा रहा है, यूके भी घटा रहा है, और फ्रांस भी बहुत थोड़ा सा घटा रहा है, चाइना बढ़ा रहा है। चाइना अपने परमाणु आर्सेनल को बढ़ा रहा है, और अब भारत और पाकिस्तान अभी रोक के रखा हुआ जितना उतना ही में है। इजराइल ग्रोइंग स्टेज में है और कोरिया ग्रोइंग स्टेज में है। तो कुछ देश अपने परमाणु भंडार को बढ़ा रहे हैं, कुछ देश उसको घटा रहे हैं, कुछ वहीं पे वहीं रोक के रखे हुए हैं। और ये जो है उसके बारे में है, ये देखिए एटॉमिक टेक्नोलॉजी के बारे में है जानकारी। आपको पता होना चाहिए एटॉमिक टेक्नोलॉजी जो होता है वह अलग चीज है और एटम बम अलग चीज है, याद रखना। एटॉमिक टेक्नोलॉजी से आप परमाणु भट्टी बनाते हो और बिजली पैदा करते हो। तो ऐसे दुनिया में बहुत सारे देश जिसके पास केवल एटॉमिक टेक्नोलॉजी है, लिखा है न्यूक्लियर पावर है, परंतु न्यूक्लियर बम नहीं है। तो वो देशों का नाम दिया हुआ है, अर्जेंटीना, ब्राजील, चेक गणराज्य है, या हंगरी, मेक्सिको, स्लोवाकिया, साउथ कोरिया, स्विट्जरलैंड, या आर्मेनिया, बुल्गारिया, फिनलैंड, ईरान, नीदरलैंड, स्लोवानिया, स्पेन, ताइवान, बेल्जियम, कनाडा, जर्मनी, जापान, रोमानिया, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, यूक्रेन। ऐसे देश हैं जिसके पास एटॉमिक पावर तो है परंतु एटम बम वो नहीं रख रहे हैं। कुछ ऐसे देश हैं जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है और एटॉमिक पावर नहीं है। इजराइल है और नॉर्थ कोरिया है। कुछ ऐसे देश हैं जिसके पास नापकी हथियार भी है और नापकी शक्ति भी है। इसके सामने आपको दिया हुआ है चाइना, फ्रांस, इंडिया, पाकिस्तान, रसिया, यूके और यूएस। तो ये वो देश है जिसके पास परमाणु हथियार भी है और परमाणु पावर भी है। तो ये मैंने आपको दुनिया भर में फैलने वाला परमाणु हथियार के प्रसार, हम परमाणु तकनीकी के बारे में जानना चाहते हैं कि आज शक्ति का बहुत बड़ा केंद्र है, चाहे वह बिजली के रूप में शक्ति हो या हथियार के रूप में शक्ति हो, दोनों रूप में नापकी तकनीकी का अपना एक महत्व है। भारत में जो नापकी तकनीकी है उसका देख रेख एटॉमिक एनर्जी कमीशन करता है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है और एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है। तो ये दोनों मिलकर के पूरा एटॉमिक गतिविधि को भारत में संचालित करता है। नेक्स्ट प्लीज। भारत में प्रधानमंत्री इसका सर्वोच्च व्यक्ति होता है और प्रधानमंत्री के नीचे ही ये अपना आयोग जो है काम करता है, और आयोग में एक डिपार्टमेंट अलग है और रेगुलेटरी बोर्ड अलग है जो अलग अलग काम करता है। रेगुलेटरी बोर्ड जो होता है उसका मेन काम ये होता है कि परमाणु भट्टी कहीं बनेगा तो उसमें सुरक्षा के क्या क्या उपाय होना चाहिए कंपलसरी। एक हॉस्पिटल अपने कैंसर के इलाज के लिए कोबाल्ट को कोई
किरण के इस्तेमाल करने के लिए कोई सेंटर डालना चाहता है रेडियो एक्टिव को, तो उसको भी सुरक्षा का वही मापदंड अपनाना पड़ेगा। एक यूनिवर्सिटी यदि पढ़ाई लिखाई के लिए भी यदि कोई रेडियो एक्टिव तत्व का इस्तेमाल करता है, तो सुरक्षा का मापदंड उसको होना चाहिए कि कैसे कपड़ा पहनना चाहिए, कैसे उसको ब्लड सैंपल होना चाहिए, वहाँ पर्यावरण में कितना मात्रा तक रेडिएशन जो है ग्राह्य है, कितने होगा तो खतरा माना जाता है। तो वो सारा मापदंड रेगुलेटरी बोर्ड बनाता है और वही देखरेख करता है। एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो होता है वो सारा काम जो होता है वो देखता है, परमाणु भट्टियों को देखता है और पब्लिक रिलेशन और एक्विजिशन से लेकर सब काम करता है। इसका मेन सेंटर जो है ट्रॉम्बे में है, भाभा एटॉमिक सेंटर जहां पर है वहीं पर इसका मेन सेंटर है। भारत में जो परमाणु तकनीकी आया, इसका शुरुआती चरण आप देख सकते हैं 3 स्टेज में हमारे बीच में। आज जो भारत का परमाणु तकनीकी 3 स्टेज में हमारे बीच आया है। शुरुआती चरणों में आपको कच्चा माल चाहिए, तो उसके लिए ईंधन चाहिए, तो ईंधन के लिए यूरेनियम की खोज कहाँ है उसका काम किया गया। हेल्थ के सेक्टर में क्या काम किया गया, एग्रीकल्चर के सेक्टर में क्या काम किया गया, और थोरियम और प्लूटोनियम के प्रोडक्शन के लिए क्या क्या काम करना है उसके लिए मतलब मेन चीज किया गया। और साथ में लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए क्या किया गया, हैवी वाटर प्लांट डाला गया, भारी पानी संयंत्र। और आज हम इसमें जो भारी पानी संयंत्र में स्थापना में न केवल आत्मनिर्भर हैं, बल्कि हम दुनिया के बहुत सारे देशों को आवश्यकता अनुसार हैवी वाटर सप्लाई भी करते हैं। और जो पहले यूरेनियम के इस्तेमाल करके हम परमाणु भट्टी बनाते हैं और उसमें बाय प्रोडक्ट के रूप में हमको प्लूटोनियम मिलता है। प्लूटोनियम को इस्तेमाल करके ब्रीडर रिएक्टर अलग बनाते हैं, यानी प्लूटोनियम से फिर बिजली पैदा करने का काम करते हैं। ये दूसरे चरण में करता है। और तीसरे चरण में थोरियम को इस्तेमाल करते हैं और तीसरे चरण में ही प्लूटोनियम प्रोडक्शन करके ही आप एटॉमिक टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर हो सकते हो। ये अलग अलग चरण का दिया है कि आपका फर्स्ट स्टेज में जो रिएक्टर था यूरेनियम बेस्ड था, यूरेनियम और थोरियम वाला। और सेकेंड चरण में आप देख सकते हो कौन से प्रकार का फ्यूल फैब्रिकेशन प्लांट एडवांस स्टेज आया। और आखिरी चरण में जो आया उसके बारे में टेक्निकल चीज है। इसको आसानी समझने का स्टेज 1, 2, 3 दिया हुआ है। पहले चरण में आप नेचुरल यूरेनियम को आप करते हैं, उससे आप प्लूटोनियम पैदा करते हैं। दूसरे चरण में प्लूटोनियम का यूज करते हैं और थोरियम वगैरह बनाते हैं। तीसरे चरण में थोरियम का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आप एक के बाद एक बिजली पैदा करने का ये 3 चरण का खेल होता है। भारत में जो परमाणु बम का पहला परीक्षण 1974 में किया गया था, मई के महीने में किया गया था। स्माइलिंग बुद्धा का नाम उसको कोड वर्ड दिया गया था, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा का दिन था। दूसरा परीक्षण भी मई के महीने में किया गया। पहला परीक्षण करने के बाद बहुत दबाव पड़ा भारत पर और परीक्षण आगे फिर कर नहीं पाया। ये जो परमाणु बम परीक्षण जो 5 हुआ है, इसमें सेकेंड नंबर देख सकते हैं संलयन डिवाइस है। यही न्यूक्लियर फ्यूजन है और हाइड्रोजन बम है। दोनों समय का परीक्षण मई के महीने में किए हमने, गर्मी के दिनों में। गर्मी के दिनों में क्यों किया, क्योंकि हमको मालूम है कि अमेरिका जो है अपने सैटेलाइट से खूब निगरानी करते रहता है दुनिया भर के परमाणु परीक्षण केंद्र को, कोई गड़बड़ तो कोई नहीं कर रहा है। तो उस परमाणु परीक्षण इसके अमेरिका के खुफिया निगाह से बचने के लिए हमने मई का महीना चुना, क्योंकि रेगिस्तान में जब तेज गर्मी होती है तो वहां मरीचिका होता है और रेत जो है दर्पण के भांति चमकता है अंतरिक्ष से। तो नीचे जो हलचल होता है वो ठीक ठीक सैटेलाइट पकड़ नहीं पाता। तो इसीलिए मई के तपती गर्मी में इसका हमने परीक्षण किया, ताकि दुनिया भर के देशों के खुफिया सैटेलाइट से हम इसको या जासूसी सैटेलाइट से बचा सके। दूसरा पोखरण जो है हमारा आर्टिलरी का परीक्षण केंद्र है। जैसे राइफल का परीक्षण केंद्र होता है, राइफल रेंज होता है, वैसी आर्टिलरी या तोप खाने का परीक्षण केंद्र होता है। तो तोप का गोला लगभग 40 किलोमीटर दूर जाता है, तो उसके लिए बहुत लंबा चौड़ा विशाल क्षेत्र चाहिए, निर्जन क्षेत्र चाहिए। तो ये पोखरण जो परीक्षण रेंज है, पोखरण रेंज बोलते हैं, ये निर्जन क्षेत्र है। यहाँ कोई आबादी नहीं रहता, केवल सेना के लोग रहते हैं। तो यहाँ हमारे जो साइंटिस्ट जो जाते थे उनको भी सेना का वर्दी पहना दिया जाता था।
तो जो जासूस लोग यदि बाहर घूम रहे हैं तो उनको भी लगे कि सेना के अधिकारी आना जाना कर रहे हैं, तो साइंटिस्ट लोग भी वर्दी पहने थे। इस जो पोखरण 2 में जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन लोगों को बहुत खुफिया जानकारी इसका था और वो परीक्षण करने में 2-2 दिन इसको सफल रहा। भारत के ये परमाणु प्रतिष्ठान कहां-कहां पर है, आप देख सकते हो कि परमाणु विद्युत गृह कहां पर है, भारी पानी संयंत्र